सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 का भूगोल विषय का पाठ 3 पृथ्वी की गतियाँ का आगे का प्रकरण परिक्रमण व ऋतुएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है, एक घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर इस लट्टू की तरह गोल गोल घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। और हमने ये भी पढ़ा कि इस पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही, यानी घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी हमें पता है गोल है और इसके जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ क्या होगा? वहाँ दिन होता है। तो इस भाग पर अगर दिन है तो इसके आधे भाग पर क्या होगा? रात, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती, तो यहाँ रात है। फिर इसी घूर्णन के कारण ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा आगे, तो यहाँ दिन हो जाएगा, और ये हिस्सा यहाँ पीछे आ जाएगा, तो यहाँ रात हो जाएगी। तो इस गोल गोल ऐसे घूमने के कारण, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। ये तो हमें पता लगा कि घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। तो जब पृथ्वी पर जो ये सर्दी और गर्मी, बसंत, शरद, ये जो ऋतुएं हैं, क्या ये घूर्णन के कारण होती है? तो हम कहेंगे नहीं, यह घूर्णन के कारण नहीं होती। तो पृथ्वी की जो दूसरी गति है परिक्रमण, उसके कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बनती है। तो आज हम पहले इसकी परिक्रमण गति पढ़ेंगे। तो यहाँ एक चित्र दिया है, ये देखो कि ये यहाँ आपको सूरज दिखाई दे रहा है और इसमें सभी हमारे 8 ग्रह भी हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी ग्रह। हमें पता है कि ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपको ये एक सफ़ेद लाइनें दिख रही हैं ऐसे, तो ये क्या है? ये एक रास्ता है, पथ बोलते हैं इसे, पथ। और इसी रास्ते पर ये सारे ग्रह, एक निश्चित पथ होता है इनका, और इस निश्चित पथ पर ये परिक्रमा करते हैं। तो जो ये निश्चित पथ है जिस पर ये परिक्रमा करते हैं, उसे हम कहते हैं कक्ष। और इस कक्ष में परिक्रमा जो करी जाती है उसे ही हम परिक्रमण कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, ये सूरज के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है, और इस चक्कर लगाने की जो ये प्रक्रिया है, यही परिक्रमण कहलाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि पृथ्वी की दूसरी गति। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। अब हमें पता लगा कि कक्ष क्या होता है। कक्ष होता है वो रास्ता या पथ जिस पर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी एक वर्ष में या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति थी, यानी वो जो घूर्णन है, वो एक घूर्णन कितने समय में पूरा करते थे? हमने पढ़ा था 24 घंटे में। और जो परिक्रमण है उसका एक चक्कर कितने दिन में? 365 सही 1/4। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, और सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें हम नहीं जोड़ते हैं। 1/4 का मतलब 365 दिन और 6 घंटे, ये होता है इसका मतलब। लेकिन हम क्या करते हैं, बस 365 दिन मान लेते हैं और 6 घंटों को नहीं जोड़ते हैं। तो प्रत्येक 4 वर्ष में हर साल के बचे हुए 6 घंटे अगर हम मिलाएं, 6 फिर 6, इस तरह से 6 और 6, 4 बार हम जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 24। तो इस तरह से ये 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक दिन। तो एक दिन बढ़ गया ना। तो इस तरह से इसके अतिरिक्त इस एक एक्स्ट्रा दिन को, अतिरिक्त दिन को हम कहाँ ले जाएंगे? फरवरी के महीने में। ठीक है। तो हर साल चौथे वर्ष फरवरी महीने में 28 के बदले क्या होगा? 29 दिन। और ऐसा वर्ष
जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं या अधिवर्ष भी कहा जाता है। बाकी साल में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन वो जो 6 घंटे हैं वो कहाँ गए? तो इन 6 घंटों को हम 4 साल में 4 साल में जोड़ लेते हैं, हर 6 घंटे। और चौथे साल क्या होगा? उस साल में दिन कितने हो जाएंगे? 366, और इस दिन को हम फरवरी महीने में जोड़ देंगे। बाकी सालों में तो फरवरी में 28 दिन होंगे, और जिस साल हमने 366 किए हैं उस दिन फरवरी में 29 दिन होंगे, और इस वर्ष को क्या कहेंगे? लीप वर्ष। तो अब देखो कि लीप वर्ष कौन सा होगा, हमें कैसे पता लगेगा? तो जो सन होता है उसमें आप 4 का भाग दे दो। जैसे अब हमारा चल रहा है सन 2020, अगर हम इसमें 4 का भाग देते हैं तो क्या ये पूरा पूरा जाता है? हाँ, तो यह लीप वर्ष है। अब 2020 के बाद क्या आएगा? 2021। अगर हम इसमें 4 का भाग देंगे तो क्या ये भाग पूरा जाएगा? नहीं, तो यह लीप वर्ष नहीं है। तो जो सन होता है, जो सन चल रहा है या आ चुका या आएगा, उसमें अगर हम 4 का भाग देते हैं और वो भाग पूरा चला जाता है तो वो जो साल है वो लीप वर्ष होगा। अब देखिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। तो सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। तो ये ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर इस पृथ्वी की स्थिति और परिवर्तन के कारण होता है। यानी ऋतुएं किस कारण से होती हैं? पृथ्वी की जो दूसरी गति अभी हम पढ़ रहे हैं, परिक्रमण, उसके कारण होता है। तो यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये सूरज है और पृथ्वी इसके चारों ओर ऐसे घूम रही है और इसके कारण ऋतुएं बनती हैं। तो चलिए पहले थोड़ा हम पाठ को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इस चित्र को दोबारा देखकर समझेंगे। तो साथ साथ में हमारा चलता रहेगा। इसके बाद देखो कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर या उत्तरी अयनांत कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम थोड़ा चित्र, और इसे चित्र के माध्यम से हम दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये रहा कि इसमें देखो चित्र के अंदर आपको क्या दिखा रहा है? 21 जून, ये रहा 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है, इसे थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। हाँ, अब देखो कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध है वो सूरज की तरफ झुका हुआ है। ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ऐसे सूरज की तरफ थोड़ा ऐसे झुका हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। सीधी पड़ने के कारण यहाँ क्या होगा? ऊष्मा अधिक होगी, यानी गर्मी ज़्यादा होगी। और सूर्य की गर्मी ज़्यादा है और जो ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल इस उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले हिस्से पर यहाँ सूरज की किरणें क्या हो रही हैं? तिरछी जाएंगी। तिरछी जाने से क्या होगा? यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाने के कारण गर्मी नहीं होगी और यहाँ लगातार 6 महीने इसे यहाँ पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। और उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और इसीलिए यहाँ विषुवत वृत्त पर गर्मी का मौसम रहता है।
और 21 जून को यहाँ सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है और पृथ्वी की इस झुकी हुई अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। तो आपको आया समझ में कि उत्तरी अयनांत क्या होता है, कि इसका जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होगा, यहाँ सीधी किरणें पड़ेंगी, गर्मी अधिक होगी और इस उत्तरी ध्रुव रेखा से जो बाद का आगे का यानी उत्तरी ध्रुव भाग है, यहाँ सूर्य की किरणें कम पहुँचती है और यहाँ गर्मी अधिक नहीं होती, लेकिन 6 महीने तक यहाँ दिन बना रहता है और 21 जून है वो सबसे लंबा दिन होता है। और ये उत्तरी गोलार्ध है, देखो ये विषुवत रेखा और ये उत्तरी गोलार्ध में यहाँ क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, तो इसके दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ शीत ऋतु होगी। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, आप चित्र भी देख सकते हो अपनी पुस्तक में भी और इसमें भी, कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु है उत्तरी गोलार्ध में, ये इतना हिस्सा है जो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ शीत ऋतु होगी। और ये 21 जून है जो सबसे लंबा दिन होता है यहाँ। अब हम बिल्कुल इसके 6 महीने बाद का 22 दिसंबर का देखते हैं, तो इसका बिल्कुल उल्टी परिस्थितियाँ होंगी इधर, यहाँ देखो। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि 22 दिसंबर को जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा ऐसे और ये इधर झुका हुआ हो जाएगा। तो ये सूरज की तरफ झुका होने के कारण जो मकर रेखा होगी, अब देखो हमें पता है कि मकर रेखा हमने पढ़ा है पहले वाले पाठ में भी कि ये यहाँ पर ऐसे मकर रेखा है। तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तो जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वहाँ क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी होगी, वहाँ गर्मी आ जाएगी। जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु आ जाएगी। और यहाँ 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और रात क्या होगी, सबसे छोटी। तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो कि हमारे भारत में उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत और 22 दिसंबर को यहाँ क्या होती है, शीत ऋतु। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, और वहाँ इस समय 22 दिसंबर को क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु। जब हम क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं वो हम 25 दिसंबर को मनाते हैं ना, तो वो हम तो मनाते हैं शीत ऋतु में। अब सोचो कि ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को जो क्रिसमस का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, तो वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ दिसंबर में क्या है, ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके बाद है कि ये 22 दिसंबर को हमने पढ़ लिया। इसके बाद है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या है, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। और जब रात और दिन बराबर होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, विषुव, इसे विषुव कहा जाता है। तो चलिए ये देख लेते हैं थोड़ा इसी चित्र में दोबारा से कि ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और इसके ये इसमें कोई भी जो इसका उत्तरी ध्रुव या जो दक्षिणी ध्रुव है वो उसमें झुका हुआ नहीं है। और बिल्कुल जो भूमध्य रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, एकदम सीधी पड़ती है। और यहाँ सीधी पड़ने के कारण क्या है, ना तो यहाँ दिन बड़ा ना रात बड़ी, सब बराबर होते हैं और बराबर होने के कारण ही इसे विषुव कहा जाता है। इसके बाद कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु, और 21 मार्च की स्थिति को इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, और इस तरह से ये स्पष्ट होगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं और परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।